बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज है 7 तारीख और चंद ही लेक्चर का हमारा साथ। 2-3 लेक्चर में हमारा जो सिलेबस है वो कंक्लूड होने की तरफ है और 15 जन से पहले पहले इंशाल्लाह मैंने आपको मज़ीद सिलेबस कंसाइज कर देना है और इंशाल्लाह हमारा एग्ज़ाम जो होगा ऑन टाइम होगा। तो जब तक बाकी लोग आ जाते हैं 5 मिनट हम इंतज़ार करते हैं, उसके बाद कोरम पूरा हो जाए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ का फीडबैक दें, स्क्रीन का फीडबैक दें और 2-3 मिनट बाद हार्डली हम स्टार्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सिलेबस में पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन है 2017 की। हमने ये रेगुलेशन के जो चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, इनको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड करने का मतलब कि अंडरस्टैंडिंग तो सारी लेनी है लेकिन याद कुछ कुछ करना है। ठीक है, कुछ कुछ याद करेंगे एग्जाम के लिए, सारा ही तैयार नहीं करेंगे। सारा हम क्यों तैयार करें? ठीक है, क्योंकि इसने आना आना तो है। अच्छा, इसमें से एक डेफिनेशन आई है एमसीक्यू में, कमर्शियल पेपर क्या है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो वो एमसीक्यू में आ चुकी है डेफिनेशन। तो इसमें जो डेफिनेशन है उनको देखेंगे, उसके बाद
ये पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन है क्या? असल में यार ये रेगुलेशन 2017 में ना एक एसआरओ इशू हुआ था, क्योंकि एससीसीपी की आदत है जो भी रेगुलेशन इशू करती है ना तो वो चुप करके एसआरओ इशू कर देती है, और एसआरओ में बताती है कि यार ये मैंने काम खुद नहीं किया, मुझे ना पावर मिली है कहीं से, और पावर ये हमेशा ड्राइव करता है कंपनीज एक्ट से। ठीक है, तो उसने कहा जी ये पावर जो है मुझे सिक्योरिटी एक्ट से मिली है, कि सिक्योरिटीज एक्ट में भी बताया है कि एससीसीपी के क्या फंक्शन होंगे। तो वो कहता है कि मैंने ये काम खुद नहीं किया, मुझे पावर पावर मिली है एक्ट से, और एक्ट के चंद सेक्शन हैं उनका नाम लेके उसने कह दिया कि इन इन सेक्शन से ना मुझे पावर मिली है, और एससीसीपी बड़ा खुश है ये एसआरओ इशू करके। और जैसे कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आपको याद होगा एसआरओ के थ्रू ही हमारे पास आता है। तो ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है एससीसीपी, ये एसआरओ इशू करती है, और एसआरओ के नतीजे में कोई रेगुलेशन इम्पोज कर देती है जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं। अच्छा, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन से क्या मुराद है और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, और ये किन किन एरियाज को कवर करेगा? यार पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन का मतलब ये है कि ये ऐसे चंद कवानीन हैं, ऐसे असूल हैं जो कि उन लोगों के ऊपर लगेंगे, जो कि उन लोगों को रेगुलेट करेंगे, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे जो कि सिक्योरिटीज के साथ डील कर रहे हैं। जैसे इसमें ईश्वर है, इशू करने वाला, इंटरमीडियरीज, उसके बाद अंडर राइटर्स, उसके बाद कंसल्टेंट, उसके बाद बैंकर्स, इन सब की रूल्स और लाइबिलिटीज होंगी, उनको ये एसआरओ डील करेगा। तो पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन ये 2 मई 2017 को एससीसीपी ने ओरिजिनली इशू किया था, और टाइम टू टाइम ये अमेंड हो रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जितनी भी इंटरमीडियरीज पार्टीज हैं बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर, जो भी इशू कर रहा है शेयर्स को, कैसे इशू कर रहा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ये रेगुलेशन हमें बताती है। ये रेगुलेशन फिर इसका मतलब सारे के सारे जो पर्सन डीलिंग कर रहे हैं शेयर्स की उनके ऊपर अप्लाई हो गई। वो डीलिंग जो है वो बैंकर हो गया, बैंकर टू इशू हो गया, कंसल्टेंट हो गया, अंडर राइटर हो गया, ये सारे जो है इसमें कवर होंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, कि ये किन किन चीज़ों के ऊपर ये एक्ट लग जाएगा। उसने कहा ये एक्ट एक साथ एकदम से ही पाकिस्तान में आ जाना है, ये रेगुलेशन एकदम से ही पाकिस्तान में आ गई हैं। तो ये रेगुलेशन किसके ऊपर अप्लाई होंगी? पब्लिक, ये लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होंगी, यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट प्रपोजिंग टू इशू सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक, कहता है ये हर उस लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होंगी, हर उस लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होगी जो अपनी सिक्योरिटीज को इशू करने जा रही है। याद रखो कि जब एक लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है उसको सिक्योरिटीज एक्ट को भी मानना पड़ेगा, एज वेल एज उसको इस रेगुलेशन को भी मानना पड़ेगा। सिक्योरिटीज एक्ट में हमने काफ़ी वो 2-3 चीज़ें देखी थी कि प्रोस्पेक्टस होना चाहिए इशू करवाने से पहले, कहाँ कहाँ से इजाज़त लेनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो जो भी था ब्ला 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 हमने पढ़ लिया था, और हमने उसमें से देख लिया था कि हमने एग्ज़ाम के लिए क्या तैयार कर। तो उसको मानने के बाद हमने फिर इसको भी मानना है यार, ये लिस्टेड कंपनीज इन रेगुलेशन को भी मानेंगी। तो कहता है ये रेगुलेशन ऐसे लोगों पे अप्लाई होंगी जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, और उसके बाद वो बॉडी कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक को इम्पैक्ट करने जा रही है, ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो कोई भी ऑफर जो कि सिक्योरिटीज़ की है, पब्लिक को करने जा रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई होगा। एंड स्पॉन्सर ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट द कंसल्टेंट्स टू द इशू अंडर राइटर बुक रनर, और जो भी है वो कहता है जितने भी इंटरमीडियरीज पार्टीज हैं इनकी डेफिनेशन आगे हमें मिल जानी है। पेइंग एजेंट कौन होता है, इन्वेस्टर कौन होता है, बुक रनर कौन होता है, ये डेफिनेशन में क्लियर हो जाए। उसने कहा ये सब लोगों के ऊपर अप्लाई हुआ है। तो निचोड़ क्या निकला कि ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? निचोड़ इसका यारो ये निकला कि ये
ये जो रेगुलेशन है अप्लाई होती हैं पब्लिक कंपनी के ऊपर, और कौन सी पब्लिक कंपनी के ऊपर? जो लिस्टेड होगी। अच्छा, ये कौन कौन रेगुलेशन फॉलो करेगा? कहता कंपनी तो फॉलो करेगी, लेकिन ये जो दरमियान वाले बंदे हैं ना, अंडर राइटर, बुक रनर, और उसके बाद एजेंट हो गए, कंसल्टेंट हो गए, ये इनके ऊपर भी अप्लाई होती है। ये इनके ऊपर भी अप्लाई होती है, क्योंकि इन्होंने इम्पैक्ट करना है, सिक्योरिटीज को इशू करवाना है जनरल पब्लिक में। तो डेफिनेशन में अब्रीज प्रोस्पेक्टस बताएगा कि प्रोस्पेक्टस की ना एक छोटी सी फॉर्म, उसको अब्रीज प्रोस्पेक्टस कह देते हैं। एक्ट का मतलब है ये सिक्योरिटीज एक्ट। उसके बाद इसमें और डेफिनेशन, बैंकर टू एन इशू का मतलब है स्केजुअल बैंक लाइसेंस्ड बाय द कमीशन एज एन बैंकर टू एन इशू। कहता बैंकर टू इशू का मतलब ये है कि ऐसा बैंक जो कि सिक्योरिटीज इशू करेगा। आपको पता है बाज़ दफ़ा बैंक जो है अंडर राइटर की पोजीशन ले लेता है, और अंडर राइटर का कंसेप्ट मैंने पीछे बताया था कि कोई भी एक लिस्टेड कंपनी जो प्रोजेक्ट इशू करने जा रही है 2-3 बिलियन का, अब वो प्रोजेक्ट ऐसे तो नहीं ना लग जाएगा, फाइनेंसिंग करवाएंगे मार्केट से, उसके लिए नए शेयर इशू करेंगे। तो हो सकता है अवाम जो है वो शेयर जो है सब्सक्राइब ना करे, तो उसकी जगह अंडर राइटर जो है वो पोजीशन पे आ जाता है। तो अंडर राइटर फिर वो शेयर उस टाइम के लिए परचेज कर लेता है, लेकिन उनको बेचने के लिए। तो बैंकर टू इशू की ये हो गई। उसके बाद उन्होंने कह दिया जी कौन सी डेफिनेशन है। बिड क्या, बिड का मतलब क्या है? शेयर्स मीन एन इनविटेशन टू बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। बोली, कहता बोली क्या होती है? आप आवाम में से बोली लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर परचेज करना चाहते हैं, कितनी प्राइस पे। उसके बाद बिड अमाउंट, बिड मनी, इसकी डेफिनेशन देख लेना। बिड कलेक्शन सेंटर, ये एक एक नज़र डेफिनेशन देखनी है तुमने, ये याद नहीं करनी। बिडिंग पीरियड जो कि सब्सक्रिप्शन में होगा। बिड प्राइस। बुक बिल्डिंग क्या है? इन केस ऑफ शेयर्स मीन अ प्रोसेस अंडरटेकिंग टू elicit demand for the share under which bids are collected from the bidders, and a book is built which is depict डिमांड फॉर शेयर्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल। कहता है एक बुक बना ली जाती है जिसमें बोलियां लिखी जाती हैं, जिसको अलहदा कर लिया जाता है कि कौन सी बोली पे कितना शेयर बिका। तो बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग। उसके बाद उसके बाद बुक रनर क्या है? बुक रनर का मतलब है सिक्योरिटीज ब्रोकर, ब्रोकर को कहते हैं बुक रनर। उसके बाद कमर्शियल पेपर। ये यार एमसीक्यू में आया था, एक स्टूडेंट ने मुझे आके इस बार बताया कि कमर्शियल पेपर का एमसीक्यू आया था कि कितने दिन का होता है ये कमर्शियल पेपर। ठीक है, तो ये नोट कर लो अपने पास कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कमर्शियल पेपर की डेफिनेशन में उसने कहा कि कमर्शियल पेपर क्या है? मींस एन अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी with the maturity of not less than 30 days and not more than 1 year। कमर्शियल पेपर ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी इशू करती है, उसके ऊपर फंड रेजिंग करती है। फंड रेजिंग कम से कम 30 दिन के लिए होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर के लिए होती है। ये होता है कमर्शियल पेपर। उसके बाद एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट, और इसमें पढ़ाने वाली क्या डेफिनेशन है? फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस किस लिए काम आएगी? जब बिडिंग लगेगी ना, आगे चल के हमें पता चलेगा कि जब एक शेयर बेचना है ना, तो कहता बोली लगती है। तो कहता बोली कहाँ से स्टार्ट कर दी है? उसकी फ्लोर प्राइस से, कम से कम प्राइस जितनी होती है। इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग मीन्स अ मिनिमम प्राइस पर शेयर सेट बाय द इश्यूअर। इश्यूअर जो शेयर को इशू करने जा रहा है, उसने जो सेट की है ना कि कम से कम इतने पे एक शेयर बेचना है, इससे ऊपर जितने मर्जी बेच लें। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कहती है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जो कि एक कंपनी नया प्रोजेक्ट लगाए, नई इन्वेस्टमेंट करने जा रही है।
A project that is being newly built by the issuer and has been commenced commercial production or operation. गवर्नमेंट गारंटेड सकूक, सकूक क्या होते हैं? एक होता है हरामी बॉन्ड और एक होते हैं हलाली बॉन्ड, खुली बात है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था यार कि ये ऐसे बॉन्ड हैं, सकूक, सकूक इशू किए थे इसने स्टेट बैंक ने। इन्होंने कहा था कि भाई आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये हलाल के बॉन्ड हैं जिनका नाम है सकूक, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट गारंटेड ये सकूक है। सकूक होता है कि डेट सिक्योरिटी ऐसी है जिसके ऊपर आप गवर्नमेंट इनको काम में लगाएगी और अगर फ़ायदा हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे, वो होता है सकूक। और ये होता है बिल्कुल उसकी तरह, बॉन्ड्स की तरह, जैसे आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लेते हैं ना, इसी तरह ये होता है सकूक। उसके बाद पब्लिक ऑफरिंग, इंस्टीट्यूशनल इशू क्या है? इशू का मतलब क्या है? इशू का मतलब होता है पब्लिक ऑफर करना सिक्योरिटीज की। और इशू कौन करेगा? इशूअर करेगा। इशूअर कौन है? इन रिलेशन टू द सिक्योरिटीज मीन पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी। कहता है कंपनी जो होगी हमारी नज़र में इशूअर होगी, यहाँ एक एसपीवी हमारी नज़र में इशूअर होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल, आगे जाके उसकी डेफिनेशन देगा। And a body corporate who has issued or proposes to issue a security includes an offerer। तो कहता है सिक्योरिटी को ऑफर करने वाला और कंपनी या स्पेशल पर्पस व्हीकल, बॉडी कॉर्पोरेट, ये इशूअर होते हैं, ये इशू करते हैं सिक्योरिटीज को। अब झगड़ा चल गया जी, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल की डेफिनेशन थी यार यहाँ पे। हाँ, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स आ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कहता है इसका मतलब होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड है। आर अ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड विद द कमीशन अंडर द कंपनीज एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन रूल्स 1999। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनी जो कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन के ज़रिए, ऐसी कंपनी को हम कहेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल। और ये कंपनियां क्या करती हैं? ये कंपनियां शेयर्स जो है इशू करती हैं किसी और कंपनी के, एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन। अच्छा, ये कुछ डेफिनेशन थी जो कि तुमने याद करनी थी, एक नज़र देखनी, याद नहीं करनी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में से कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, लेकिन इसकी यार कंडीशन में कुछ ना कुछ पूछ रहा है, इसकी कंडीशन जो है ना कुछ पूछ रहा है। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन फॉर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। हमने इसके चैप्टर करने हैं 5, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 5 तक। चैप्टर नंबर 1 ये था डेफिनेशन का, ये हमने बस देखना है कि कंसेप्ट क्या है, बस वो देख लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर, बुक रनर उसने डेफिनेशन की है, ये ब्रोकर होता है जो कि डीलिंग करता है सिक्योरिटीज के साथ। जनरल कंडीशन क्या है इसकी? जनरल कंडीशन फॉर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। अगर एक कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करने जा रही है, अगर एक कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करने जा रही है, तो कौन कौन सी जनरल कंडीशंस को उसको फॉलो करना पड़ेगा? और ये वो सिक्योरिटीज होती हैं महानूर जो कि स्टॉक एक्सचेंज में बिकने जा रही हैं। जो इशू करने वाला है शैल मेक द पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। देखो, इशू करने वाले ने सिक्योरिटीज एक्ट को भी मान लिया है, प्रोस्पेक्टस भी बना लिया है, उसको अलहदा माना है। अब इसके बाद इधर आ गया कि जो इशू करने जा रहा है ना सिक्योरिटीज को, जो भी इशूअर है, और इशूअर हमने पढ़ा है
कि कौन कौन होगा वो पर्सन, या तो कंपनी खुद होगी, कंपनी खुद नहीं है तो स्पेशल पर्पस व्हीकल होगी जो कि इसी काम के लिए बनी है कि बाकी कंपनियों के शेयर्स जो है मार्केट में फ्लोट करवाती है। या कोई पर्सन होगा जो कि कंपनी की ऑफरिंग करवाने लगा है स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर्स की, तो ईश्वर क्या करेगा, उसने कहा अप्रूवल लेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। द ईश्वर हैज obtained the approval from its BODs relating to the public offer। पब्लिक ऑफर करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल दी जाएगी। The issuer has profitable track record for at least 2 preceding financial years from its core business activities। जो इश्यूर होगा उसका बिजनेस जो है, उसका जो फाइनेंशियल बिजनेस है उसमें उसने पिछले प्रीसीडिंग 2 सालों में प्रॉफिट कमाया हो, प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड हो उसके बिजनेस का। उसके बाद वो कहता है ये सारी चीज़ें छोड़ दो, प्रोवाइडेड दैट, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये छोड़ दो इनको। उसके बाद not less than 51% of the share of the issuer are held by the same person for at least 2 preceding financial years। और जो कम से कम 51% जो है, 51% जो शेयर इशू करवाने जा रहा है इशूअर जो है, उसके 51% शेयर्स जो है एक पर्सन, ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन हेल्ड कर सकता है फॉर प्रोसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये परवीन अप्लाई नहीं होती इन केस ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, पब्लिक ऑफरिंग के ऊपर, डेट सिक्योरिटीज़ के ऊपर। चौथी कंडीशन, यार ये हम पढ़ रहे हैं कि जनरल कंडीशन क्या होती है एक पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ करने के लिए, तो हमने 4 कंडीशन या 5 कंडीशन कर लेनी है कि ईश्वर जो है उसने अप्रूवल ली है, उसके बाद ईश्वर जो है उसका प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड हो, उसके बाद नॉट लेस देन 51% शेयर्स जो है ईश्वर के एक सेम पर्सन हेल्ड कर सकता है। इसके बाद इन केस ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट फॉलोइंग क्राइटेरिया शैल बी एप्लीकेबल, कि अगर एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, एक नया प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट वाले शेयर इशू करने जा रहे हैं, तो उनके ऊपर कौन सी कंडीशन फुलफिल होंगी, उनके ऊपर ये कंडीशन फुलफिल होंगी कि स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशंस in form of equity in green field project at the time of initial public offering shall not be less than 51%। जो ग्रीन फील्ड के स्पॉन्सर होंगे, जो इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये एक्ट कहता है, ये रेगुलेशन कहती है वो कम से कम पहले 51% का जो शेयर कैपिटल है उसको सब्सक्राइब करें। In case the project required debt financing in addition to the equity funding, the financial clause shall be mandatory। उन्होंने कहा कि अगर डेट फाइनेंसिंग भी करवानी है और उसके बाद आप चाहते हैं इक्विटी फंडिंग भी लेनी है, तो आपका फाइनेंशियल क्लोज होना चाहिए, फाइनेंशियल पीरियड क्लोजिंग होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है पर ईयर्स। उसके बाद सक्सेसफुल बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर हैं जो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनका अपना सक्सेसफुल बिजनेस रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑफ मैनेजमेंट टू रन द प्रोजेक्ट। और ये जो स्पॉन्सर वगैरह हैं जो जो कह रहे हैं कि हमने ये एक नया प्रोजेक्ट इशू करना है, इसमें आपकी भी फंडिंग चाहिए, हम भी फंडिंग कर रहे हैं, तो इनका स्किल और मैनेजमेंट एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। If required, engineering, procurement, construction contract shall be in place। और अगर ये कोई इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए। लैंड फॉर द प्रोजेक्ट इफ रिक्वायर्ड इज एक्वायर्ड बाय द ईश्वर एंड द सेम इज इन द नेम ऑफ ईश्वर। और अगर जो शेयर इशू कर रहा है वो किसी लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट है, तो वो लैंड शेयर इशू करने के वाले के नाम होनी चाहिए, कंपनी के नाम होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन, तो इसमें से भी आपने 1-2 कंडीशन देखनी है बस। उसके बाद
पांचवी कंडीशन ये है, सिक्योरिटीज शैल बी इशूड इन बुक एंट्री फॉर्म ओनली। कि स्टॉक एक्सचेंज में कहता है जो भी सिक्योरिटीज बिकनी है ना वो बुक एंट्री फॉर्म में बिकनी है। बुक एंट्री फॉर्म का मतलब कि कोई फिजिकल शेयर नहीं बिकना। बुक एंट्री फॉर्म एक स्टॉक एक्सचेंज का ऐसा तरीका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है जिसमें इजीली एक बंदा ट्रैक कर लिया जाता है कि उसने कितनी सिक्योरिटीज ली हैं। तो जो भी सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है उसके ऊपर 5 कंडीशन उन्होंने लगा दी कि आपने ये 5 कंडीशन फॉलो करनी है। ये वाली 5 कंडीशन के 1, 2, 3, 4 और ये 5, कि जो भी शेयर इशू करने हैं वो बुक एंट्री फॉर्म में होंगे ओनली। और no issuer shall make public offer if the issuer is sponsor, promoter, substantial shareholder, and director has overdue default in irrespective of amount appearing in the report obtaining from the credit information bureau। उन्होंने कहा CIB से अगर आपकी रिपोर्ट ख़राब है, आप डिफ़ाल्टर हैं, तो ऐसा इशूअर स्पॉन्सर वगैरह कोई प्रोजेक्ट ऑफर नहीं कर सकता, स्टॉक एक्सचेंज में कोई सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकता। उसके बाद issuer or its director, sponsor or substantial shareholder has been holding the office of director or has been sponsor or substantial shareholder in the company। वो कहता है जो ईश्वर है इस प्रोजेक्ट को लगाने जा रहे हैं और जो डायरेक्टर हैं, जो स्पॉन्सर हैं, या डायरेक्टर ना हो, स्पॉन्सर ना हो या ईश्वर ना हो, और वो हो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हो, तो उनके ऊपर कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए? विच हैड बीन डिक्लेयर डिफॉल्टर बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज और फ्यूचर्स एक्सचेंज। कहता है कि ऐसे इश्यूर और ऐसे डायरेक्टर और ऐसी कंपनीज वगैरह सब्सटेंशियल शेयर होल्डर कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं करेंगे। ये देखो, नो इश्यूर शैल मेक द पब्लिक ऑफर, ये पब्लिक ऑफर नहीं करेंगे। अगर इनको क्या कर दिया जाए, किसी स्टॉक एक्सचेंज ने डिफॉल्टर कर दिया है या उनका ट्रेडिंग राइट इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सिक्योरिटीज को फ्लोट करने का सर्टिफिकेट कैंसिल कर लिया है या फॉरफेट कर लिया है, और या जिस कंपनी को, जिस इश्यूर को स्टॉक एक्सचेंज ने डी लिस्ट कर दिया है, तो ऐसे बंदे जो हैं पब्लिक सिक्योरिटीज ऑफर नहीं कर सकते। सर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जिन कंपनीज के साथ डिफॉल्टर का सेटलमेंट लिखा आता है उसका क्या मीनिंग है? सुलेमान अहमद, ये देखो डिफॉल्टर का सेक्शन लिखा आता है ना, तो उन्होंने ये कह दिया कि कोई इशू करने वाला पब्लिक ऑफर नहीं करेगा अगर वो डिफॉल्टर है, अगर उसको हमने डिफॉल्टर के सेक्शन में रख दिया है। ठीक है, तो इसलिए उनको डिफॉल्टर कर दिया कि इन्होंने कोई फ्रॉड वगैरह किया होगा या इन्होंने कोई रेगुलेशन को माना नहीं होगा, तो उनको डिफ़ॉल्ट वाले सेक्शन में रख लिया कि आइंदा अब ये पब्लिक ऑफर यहाँ पे ना करें। तो ऐसी कंपनीज को डिफॉल्टर करार दे दिया। 1 मिनट, एक कॉल आ रही है। अच्छा जी, ईश्वर शैल अपॉइंट कंसल्टेंट टू इशू बुक रनर अंडर राइटर share registrar or banker to an issue where required through separate arrangements in writing। जो सिक्योरिटीज को इशू करने जा रहा है, इन शॉर्ट वो अंडर राइटर की अरेंजमेंट रखे। अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है कंपनी ने, उसके ऊपर फंडिंग चाहिए ना, तो कहता है पब्लिक ऑफर बाद में करनी है, पहले अपने लिए एक अंडर राइटर अरेंज कर लो, जो कोई भी हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, अंडर राइटर हो सकता है, बुक रनर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसको उसकी अरेंजमेंट रखो। अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट टू द इशू शैल नॉट बी द मैंडेटरी इन केस ऑफ IPO ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर बाय द लिस्टेड कंपनी। कि अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद कमीशन में कंसिडर
रिलैक्स द अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट। कमीशन जो है ये अपॉइंटमेंट से रिलैक्सेशन जो है दे सकता है। इन केस ऑफ कंसल्टेंट टू इशू is not appointed by the issuer, then a specified disclosure in the consent shall be made। अगर कोई अंडर राइटिंग अरेंजमेंट नहीं करवाई तो आप डिस्क्लोजर देंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे लिखा हुआ है कंसल्टेंट टू इशू बुक रनर अंडर राइटर शैल नॉट publish any research report by whatever name called in respect of issue from the date of their appointment as consultant to the issue book runner underwriter। क्वेश्चन क्या है? ओके नजम। अच्छा, ये रेगुलेशन कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं? 440 है। उसके बाद सब्जेक्ट टू द अंडर राइटिंग अग्रीमेंट विद द इशूअर द अंडर राइटर टू द इशू में इंटर इनटू सेपरेट अरेंजमेंट विद अदर अंडर राइटर्स। एक कंपनी सिक्योरिटीज इशू करने जा रही है तो उसने अगर अंडर राइटर अरेंजमेंट करवाई है किसी से, अंडर राइटर अरेंजमेंट करवाई है कि अगर अवाम ने मेरे शेयर परचेज ना किए तो तुम कर लेना, और अंडर राइटर उसके ऊपर कमीशन लेते हैं। अंडर राइटर ने नेक्स्ट आगे अरेंजमेंट करवा लिया है अपने कि मुझे शेयर मिलने हैं, उसमें से आधे किसी और अंडर राइटर के साथ अरेंजमेंट करवाई है, तो लॉ कहता है ये लॉफुल है। Consultant to issue any enter into separate arrangement with any expert of performance duties। कंसल्टेंट भी किसी के साथ अरेंजमेंट बना सकता है। उसके बाद उसके बाद ईश्वर इंश्योर करे कि सेंट्रलाइज्ड ईपीओ सिस्टम अवेलेबल है जनरल पब्लिक के पास। ये भी एक सिस्टम है, इसके ऊपर एक डेफिनेशन दी हुई है, वो देख लेना। ईश्वर जो है थ्रू itself आर कंसल्टेंट टू इशू if any shall submit the application along with the drafted prospectus for listing of securities to the stock exchange। जो इशू करने वाले हैं वो क्या करेंगे, कंपनी जो है कंसल्टेंट के हमरा, अंडर राइटर के हमरा ड्राफ्टेड प्रोस्पेक्टस जो है एससीसीपी को देंगे अंडर सेक्शन 90s ऑफ द एक्ट, अंडर सेक्शन 90s ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट, और copies of said application along with the drafted prospectus shall also send to the commission for the record। उसके बाद issuer while drafting the drafted prospectus to the securities exchange shall comply with the following requirement with respect to the content of the prospectus and advertisement। यार बोर्ड नहीं होना आप लोगों ने, बस इनको सुन लो, फिर इसमें से क्या करना है वो मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। ठीक है, अब जो नए आने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि एक कंपनी है या कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, उसके ऊपर ये रेगुलेशन अप्लाई होती हैं, वो पढ़ रहे हैं कि अगर वो कंपनी शेयर्स को इशू करेगी तो इसे हम करेंगे इशूअर। तो ये कंपनी और उसके अंडर राइटर और उसके ब्रोकर, उसके जितने भी दरमियान में इंटरमीडियरीज हैं, इन इंटरमीडियरीज के ऊपर ये सारी रेगुलेशन बनाई गई हैं कि शेयर इशू करनी है, शेयर इशू करने हैं तो कैसे करने हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर यार ये रेगुलेशन बनाई है, ये एक नज़र मैंने भी देखनी है और आपने भी देखनी है। ठीक है, ये एक नज़र मैंने भी देखनी है, आपने भी देखनी है। पहली रेगुलेशन क्या है, उन्होंने कहा कि ये लोग ये 5 रेगुलेशन अप्रूव जो मैंने पढ़ी हैं इनको फॉलो करेंगे। उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट शुरू हो गई हैं इनके ऊपर कि शेयर इशू करने से पहले ये देख लेना तुम्हारे पास कंसल्टेंट मौजूद है, फिर शेयर इशू करने से पहले ये देख लेना कि प्रोस्पेक्टस जो है वो ड्राफ्टेड फॉर्म में मौजूद है,
उसके बाद शेयर बाद में इशू होंगे, पहले ये ड्राफ्टेड फॉर्म जो प्रोस्पेक्टस है तुम भी जमा करवाओगे और तुम्हारा अंडर राइटर भी जमा करवाओगे। फिर अंडर राइटर क्या होता है, उसने इन कंसिक्वेंसेज अगर अब जनरल पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करेगा। फिर अंडर राइटर मजीद अपना आगे अंडर राइटिंग का अरेंजमेंट करवा सकता है किसी और पार्टी के साथ, तो ये भी उसको अलाउड है। यार ये सब कुछ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो सुपर बोर होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिलेबस का हिस्सा है, हमने इसको गो थ्रू करना है बस, और हमारे सिलेबस में जितना ये आता है उस लिहाज से इसको याद कर लेना। उसके बाद उसने कहा कि ये जो इश्योर होगा जब अपना प्रोस्पेक्टस सबमिट करेगा तो प्रोस्पेक्टस में कौन कौन सी चीज़ें लिखेगा। प्रिपेयर द ड्राफ्टेड प्रोस्पेक्टस एज पर द फॉर्मेट, प्रिपेयर द drafted prospectus as per the format and disclosure prescribed in the first schedule and should be translated into Urdu and English language version। वो कहता है ड्राफ्टेड प्रोस्पेक्टस बनाएगा और उनको उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में छपवाएगा। देयर आफ्टर कहता है प्रिपेयर द ड्राफ्ट एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। हमने ऊपर अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसा प्रोस्पेक्टस जो कि कंडेंस्ड होगा, छोटा प्रोस्पेक्टस होगा, और जो कि जिसका फॉर्मेट कहता है हमने दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल में। प्रिपेयर द ड्राफ्टेड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी वैसे ही बनाएगा प्रोस्पेक्टस की जैसा कि हमने डिस्क्लोजर नंबर में दिया है थर्ड शेड्यूल में। उसके बाद कहता है प्रिपेयर द ड्राफ्टेड सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस के सप्लीमेंट्स बनाएगा तो वो भी बनाएगा फोर्थ शेड्यूल के मुताबिक। तो ये प्रोस्पेक्टस बनाने के ऊपर इसको गाइडलाइन दी गई। ईश्वर एंड कंसल्टेंट टू इशू if any shall ensure that all applicable disclosures are prescribed under first schedule of the drafted prospectus. In case of some disclosures are not applicable to the particular issue, the issuer consultant shall report the same to the commission along with the rationals। अगर कहता है आप कोई डिस्क्लोजर मिस करते हैं तो आप उसकी रिपोर्ट देंगे कमीशन को कि किन वजूहत पे आपने वो डिस्क्लोजर मिस किया। तो ये काफ़ी चलती जा रही है यार, इसमें बस करो। इसमें इस पोर्शन में चैप्टर 1 में आपको अगर वो पूछेगा ना कि जनरल कंडीशन बता दें फॉर पब्लिक ऑफ सिक्योरिटीज़, तो आपने 3-4 ही कंडीशन लिखनी है। कोई सी 3-4 अपनी पसंद की लिख लो, कोई सी 3-4 कंडीशन एक एक लाइन की अपनी पसंद की लिख दो कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो एक जो इशू करने वाला है अपने शेयर जो है इशू कर सकता है, ये जनरल कंडीशन है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है मुझे पूछो, सारी कंडीशन पढ़ी है, अब हाल देख लो इनका। लेक्चर के एंड पे सिक्योरिटीज़ एक्ट की रेगुलेशन ज़रा नजम उसके ऊपर यार वो मौजूद है हमारे पास वो रिकॉर्डिंग। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है यार पूछो। इसमें से इसमें से जैसे कि ये है रेगुलेशन, इसमें से छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है 2-3 नंबर का। और इसमें से जो एमसीक्यू आया वो मैंने तुम्हें बताया कि कमर्शियल पेपर का इस बार एमसीक्यू आया कि कमर्शियल पेपर का टाइम पीरियड कितना होता है वो बताना ज़रा। और नीचे एमसीक्यू में ये डेज लिखे हुए थे। उसमें बताना था कि कमर्शियल पेपर का जो टाइम पीरियड है वो जी 30 दिन और 1 साल के अंदर। बस ये, और छोटा सा कोई इसमें से क्वेश्चन आएगा कि आप हमें बताएं कंडीशन क्या होती है इशू के लिए, तो 3-4 कंडीशन हमने लिखनी है। और मैंने सिलेबस कवर करवाना है तो मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम्हें। रेगुलेशन कहा था खुद पढ़ लेना, कौन सी रेगुलेशन यार, मैंने कहा था खुद पढ़ लेना। सिक्योरिटीज एक्सचेंज की तो मैंने करवाई है यार, वो तो करवाई है मैंने।
ये करवाई है मैंने सिक्योरिटीज एक्ट की। चलो अब चैप्टर नंबर 3 किधर गया। हाँ, चैप्टर नंबर 2 में से कुछ 2-3 कंडीशन तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 3 क्या है इसको समझ लो। चैप्टर नंबर 3, मेथड फॉर पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। शेयर की पब्लिक ऑफर कैसे करनी है। एंड इशूर इंक्लूडिंग एन ऑफरर में मेक पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर एज पर द फॉलोइंग मेथड। कहता स्टॉक एक्सचेंज में तुमने शेयर कैसे बेचने हैं। फिर ऊपर हो गया ना, कंडीशन हो गया कि शेयर इशू करने से पहले पहले तुमने कौन सी सारी बातों को मानना है। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी, मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी बातें माननी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी बातें माननी है। अब कोई वेला ही होगा ये सारी बातें मानने, हमने तो नहीं माननी। अच्छा, तो वो कंपनीज ही होगी जो रेगुलेशन मानेगी, हम स्टूडेंट नहीं मानेंगे। हमने बस इसमें से अपना गुजारा करना तो कर लिया। उसके बाद पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स के ये सारी कंडीशन पूरी करने के बाद हमने पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स कैसे करनी है। अब पब्लिक को शेयर कैसे बेचना है। कहता है या तो प्राइस का मेथड फिक्स होगा या प्राइस का मेथड फ्लक्चुएट होगा। फिक्स प्राइस मेथड क्या होगा। फिक्स प्राइस मेथड में क्या होता है, अंडर फिक्स प्राइस मेथड ऑफर प्राइस इज सेट बाय द कंसल्टेंट। ठीक है, ऑफर प्राइस इज सेट बाय द इशूअर विद द कंसल्टेंट टू इशू। कि जो शेयर को ऑफर करने की प्राइस है वो कहता है अंडर राइटर कंसल्टेंट और ये इशूअर आपस में तय कर लेते हैं और उस फिक्स प्राइस पे शेयर को बेच देते हैं। उसके बाद बुक बिल्डिंग मेथड क्या है। बुक बिल्डिंग मेथड मैंने कहा था ऐसा मेथड है जिसमें बिड वगैरह रिकॉर्ड होती है। बुक बिल्डिंग मेथड इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयर्स। कहता है ये एक ऐसा तरीका है जिसमें से शेयर की प्राइस डिस्कवर होती है, शेयर की प्राइस निकालते हैं। थ्रो द बिडर्स हु मेक द बिड एट फ्लोर प्राइस। कहता है इसकी बिडिंग स्टार्ट होती है फ्लोर प्राइस से। फ्लोर प्राइस जो है वो बता दी जाती है कि कम से कम इस प्राइस से बिडिंग स्टार्ट होगी। कहता है फ्लोर प्राइस से बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी और विद इन द प्राइस बैंड, और मैक्सिमम प्राइस भी बता दी जाती है कि इसकी इस शेयर की मैक्सिमम प्राइस बैंड क्या है। तो उसके दरमियान दरमियान कहता है जो बिड लगती है और जिस बिड पे जो ट्रंच जो है वो ऑप्शनर ऑप्शनर जो है जो भी प्राइस स्ट्राइक कर देगा कि मैक्सिमम बोली पे वो प्राइस हो जाएगी शेयर की। तो बुक बिल्डिंग इज द मैकेनिज्म ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयर थ्रू विच बिल्डर हु मेक द बिड एट फ्लोर प्राइस आर विद द प्राइस बैंड। द bids received are listed in the descending order of the price evidencing demand at different price level। फिर कहता है लोगों से बिडिंग ली जाएगी और बिड की जो है एक लिस्ट बना दी जाएगी। और लिस्ट कैसे बनाएंगे, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत। और उसके बाद स्ट्राइक प्राइस इज अराइव थ्रू द डच ऑक्शन मेथड। और कहता है एक डच ऑक्शन मेथड के जरिए, इसकी डेफिनेशन ऊपर दी हुई है डच ऑक्शन मेथड, उसके जरिए हम इसकी प्राइस निकाल लेंगे। उसके जरिए इसकी प्राइस निकाल लेंगे। कंडीशन फॉर द पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स, एन इशूअर शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन। जो शेयर इशू करने हैं उसके ऊपर कौन कौन सी कंडीशन होंगी। स्पॉन्सर ऑफ द इशूअर शैल रिटेन देयर इंटायर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी फॉर द पीरियड नॉट लेस दैन 12 मंथ। ईश्वर को कहा था, स्पॉन्सर को कहा था आप जो है ना एटलीस्ट 51% की शेयर होल्डिंग जो है अपनी कंपनी में रखें। कहता जब एक शेयर इशू हो जाते हैं तो आपने एक एक साल के लिए 12 मंथ के लिए 1 साल के लिए अपनी शेयर होल्डिंग चेंज नहीं करनी।
फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन आर इन केस ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, और अगर ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है तो कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन से एक एक साल के अंदर अंदर विच एवर इज लेटर, कहता आपने अपने शेयर को नहीं बेचना, ये ईश्वर को कहा। उसके बाद sponsor and issuer shall retain not less than 25% of the paid up capital of the company and not less than 3 financial years from the last date for the public subscription in the case of greenfield product। और ग्रीन फील्ड प्रोडक्ट में जो स्पॉन्सर होंगे वो अपने पास रखेंगे 25% शेयर होल्डर ऑफ द पेड अप कैपिटल और 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। और ये रखेंगे 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए या उस 3 सालों के लिए जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी उसके बाद शेयर स्पॉन्सर शैल बी केप्ट इन ब्लॉक्ड अकाउंट विद सेंट्रल डिपॉजिटरी। और हमें पता था कि जो शेयर होंगे वो फिजिकल फॉर्म में इशू नहीं होंगे, ये बुक एंट्री फॉर्म में होंगे। तो कहता है जो शेयर्स होंगे वो सेंट्रल डिपॉजिटरी के बाद डिपॉजिट रहेंगे। तो ईश्वर में अलॉट शेयर ऑन अकाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल एलोकेशन टू इट्स एम्प्लॉय। जो ईश्वर होता है, कंपनी जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये शेयर ऑफर कर सकती है। तो ये भी कंडीशन कवर होगी, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद ऑफर ऑफ शेयर थ्रू फिक्स प्राइस मेथड। अगर आपने फिक्स प्राइस मेथड के ज़रिए ऑफ़र करनी है तो कौन कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कंडीशन फॉर पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर थ्रू फिक्स प्राइस मेथड। The issuer shall decide the offer price in consultation with the consultant। प्राइस इसकी वो होगी जो कंसल्टेंट के साथ वो बैठ के कंपनी जो है कंसल्ट करेगी और प्राइस बना लेगी। पब्लिक ऑफर अंडर द फिक्स प्राइस मेथड शैल बी फुली अंडररिटन। फिक्स प्राइस मेथड में जितनी भी पब्लिक ऑफरिंग होगी उसके लिए टोटली एक अंडर राइटर भी अरेंज करवाना है। एंड issuer shall issue the share to the general public at the price not higher than the price। और फिर उसके बाद जनरल पब्लिक को जो शेयर इशू किया जाएगा वो उस प्राइस से हायर इशू नहीं किया जाएगा जो कि फिक्स होगी। An issuer shall issue the share to the general public at a price not higher than the price at which the share was issued to the investor during the period of 6 months prior the date of the public subscription। और ये प्राइस उस प्राइस से ज़्यादा नहीं होगी जो कि पिछली पब्लिक सब्सक्रिप्शन में इशू किए गए थे शेयर थे। आफ्टर अप्रूवल ऑफ prospectus by the commission, the issuer itself or through its consultant to the issue, if any, shall seek from the securities exchange for the date of publication of prospectus no compliance with any condition imposed by the Securities Exchange and Commission while granting the approval of issuance. After inserting the date subscription period, the copy approved prospectus shall be placed on website of issuer। उसके बाद prospectus shall be issued, circulated and published not less than 7 days and not more than 30 days before the commencement of subscription। और ये पुरानी हमने पढ़ी थी कि prospectus जब तुमने इशू करना है तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन से कम 7 दिन पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले ये प्रोस्पेक्टस तुमने इशू करना है। तो उसके बाद प्रोस्पेक्टस एब्रिज फॉर्म में भी इशू किया जा सकता है और उसको तुमने न्यूज़पेपर में छपवाना है। जनरल पब्लिक शैल सबमिट एप्लीकेशन फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर टू द बैंकर टू एन इशू इधर इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जनरल पब्लिक उस बैंकर को या उस जो भी हमने डेजिग्नेटेड बैंकर रखा हुआ है उसको एप्लीकेशन देगी in physical form या electronic form। The application shall be duly accompanied by the cross check, demand draft, pay order in the name of the company issuer or evidence of direct debit of the subscription money from the applicant bank account or blocking of the subscription money in the applicant बैंक अकाउंट। तो कहता है जो शेयर को सब्सक्राइब करने वाले होंगे वो पैसा कैसे देंगे, वो पे ऑर्डर से, क्रॉस चेक से, और ये पे ऑर्डर क्रॉस चेक कंपनी के नाम पे बनवाएंगे। विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ द क्लोज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन पीरियड
10 दिन के अंदर जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगी और सच शॉर्टर पीरियड टाइम एज में बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। 10 दिन के अंदर जब पब्लिक ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगी या 10 दिन के अंदर जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगी तो 10 दिन के अंदर या उस टाइम के अंदर जो कमीशन स्पेसिफाई करेगा शेयर शैल बी अलॉटेड एंड इश्यूज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड एंड सक्सेसफुल एप्लीकेशन जो है वो रिटर्न कर देनी है। ठीक है, तो उसके बाद ऑफर ऑफ पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड। अच्छा, यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो देख लेता हूँ। सर ये भी हो गया था, ये भी हो गया क्वेश्चन। उसके बाद सिक्योरिटीज एक्सचेंज ड्यूटीज एंड रेगुलेशन इन सिक्योरिटीज एक्ट स्लाइड आई हैव स्टडीड एंड गॉट इट। ओके, चैप्टर 3 से पेपर के लिए क्या करना है बता देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस का अभी तरीक़ेकार ये पढ़ने लगा हूँ मैं। ब्लॉकिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, ब्लॉकिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी का मतलब कि शेयर होल्डर कहता प्रूफ दे कि उसने पैसे जो हैं वो जमा करवा दिए, पैसे जमा करवा दिए। वो पैसे जमा करवाने का तरीका कैसे देगा, कहता पे ऑर्डर दे, चेक दे, या कोई ऐसा हमें एविडेंस दे कि उसके अकाउंट में से ये अमाउंट निकल गई है या उसके अमाउंट से ये अमाउंट जो है डिडक्ट हो चुकी है। अब उसका इस अमाउंट के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। बाज़ दफ़ा होता है हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारे अकाउंट से तो पैसा निकल जाता है लेकिन अगले अकाउंट में पैसा नहीं जाता। तो कहता कोई एविडेंस फिर पेश करे कि पैसा जो है ये पे कर चुका है और अमाउंट ब्लॉक हो चुकी है, वो अमाउंट निकली जा चुकी है, तो ऐसा एविडेंस है। इसके बाद ये था फिक्स का तरीका कि फिक्स प्राइस होगी तो क्या तरीक़ेकार होगा। पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड, condition for offer of share through book building method in addition to the condition mentioned as in regulation 5 above, the issuer shall comply with the following condition। कहता पुरानी इशू की रेगुलेशन, ये रेगुलेशन 5 जो आपने पीछे पढ़ी सारी डिटेल में, ये वाली रेगुलेशन ये अप्लाई होगी। और इसके बाद कहता है उसके ऊपर जो कि बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू शेयर बेचने लगा है, बोली के थ्रू शेयर बेचने लगा है, उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगी। Offer size is not less than 25 million shares and 250 million rupees are such high number of shares and amount as may be specified by the commission। कहता है जो शेयर ऑफर करने हैं ना मार्केट में, उसका साइज बता दिया कि कम से कम इतने तो शेयर तुमने मार्केट में प्लेस करने हैं जिनकी बोली लगवानी। The companies whose shares are issued through book building method shall not be प्रोविजनली लिस्टेड। कहता है ये वो वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए जिसने अभी एप्लीकेशन दी है और अभी इसको प्रोविजनली लिस्टेड किया है। प्रोविजनली लिस्टेड का मतलब कि इसके ऊपर पूरी कोई जो स्टॉक एक्सचेंज है इसने अभी इसको पक्की रजिस्ट्रेशन नहीं दी है, तो कहता कोई ऐसी कंपनी ना हो। उसके बाद मैक्सिमम 75% ऑफ द ऑफर साइज allotted to the book building portion and remaining minimum 25% to the retail investor। तो कहता है ये जो आप करने जा रहे हो ना टोटल इशू, इसका 75% जो है ये बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू जाएगा और जो 25% होगा वो बाकी इन्वेस्टर जो है वो सब्सक्राइब करवा सकते हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे। द रिटेल पोर्शन ऑफ द पब्लिक ऑफर शैल बी फुली अंडर राइटर, और जो रिटेल पोर्शन है उसके ऊपर पूरी अंडर राइटिंग अरेंजमेंट लेनी। उसके बाद में बिडर में बी अलाउड टू प्लेस बिड फॉर 100% ऑफ द ऑफर साइज
and the strike price shall be the price at which the 100% of the offer size is subscribed। कहता है जो बिडर है उसको हमने इजाज़त दी है कि वो 100% ऑफर जो है उसको सब्सक्राइब कर ले, और स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, ऐसी प्राइस होगी जिसके ऊपर ये 100% शेयर जो हैं ये सब्सक्राइब हो जाएं। उसके बाद कहता है हो एवर द सक्सेसफुल बिडर्स वुड बी अलॉटेड एंड इशूड ओनली 70% ऑफ द ऑफर साइज। जो सक्सेसफुल बिडर्स होंगे उनको पूरी ऑफर साइज का 70% अलॉट किया जाएगा, रिमेनिंग 25% विल बी ऑफर टू द रिटेल इन्वेस्टर। और ऊपर वाली बात कि 75% जो है वो उसके ऊपर हमने बिल्डिंग करवानी है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अंडर राइटर और रिटेलर जो है आम इन्वेस्टमेंट जो है उसमें चला जाएगा। Bidder shall give an undertaking along with the application that they would subscribe the unsubscribed share। जो बिडर हैं उनसे अंडरटेकिंग ली जाएगी कि आप जो है अनसब्सक्राइब शेयर जो अभी सब्सक्राइब नहीं हुए उनको सब्सक्राइब करेंगे बाद में। If any by the retailer investment and their remaining bid money would be remain deposited blocked until allotment of unsubscribed shares by the retailer investor are to them on the pro rata basis। तो कहता है जो बिडर है वो जितने भी उसके शेयर्स होंगे अनसब्सक्राइब उनको सब्सक्राइब करेगा, उसकी अंडरटेकिंग देगा, और उसके बाद प्रो रेटा बेसिस पे इनको शेयर्स जो हैं वो अलाउ किए जाएंगे इन बल्क फॉर्म। इन केस ऑफ रिटेल पोर्शन इज फुली सब्सक्राइब्ड, अगर रिटेल पोर्शन फुली सब्सक्राइब हो जाता है द बिड मनी शैल बी इमीडिएटली फॉर रिफंडेड अनब्लॉक्ड एंड इन केस द रिटेल पोर्शन मे नॉट बी अंडर राइटन आगे उसने एग्जाम्प्ट कर दिया। Book building portion shall be underwritten by the one or more of the book runner। तो बस यार मेरी तो बस हो गई। इसमें से कुछ भी नहीं करना तुम लोगों ने। इसमें से कुछ भी नहीं करना तुम लोगों ने। कंडीशन ही करनी है वो पहली तीन वो उस कंडीशन में से ना पहली तीन को रेगुलेशन कर लूँगा। अच्छा जी, चलो पहले क्वेश्चन ले लूँ। अच्छा यार इसमें से तुम लोगों ने कुछ नहीं करना एग्जाम के लिए, तुमने इसमें से सिर्फ कंडीशन फॉर इशू वो तीन चार कर लेनी और कुछ नहीं करना किसी ने। इसमें से सिर्फ तुम्हें आएंगी डेफिनेशन में से कुछ पूछ लेगा, बाकी और कुछ नहीं पूछने लगा। अच्छा बाकी अब मैं क्वेश्चन ले लूँ। नहीं इसमें से ना तो तुम्हें कोई एक एमसीक्यू आना है कंडीशन में से, और ना तुम्हें ये जो है कुछ पूछेगा इसमें, बेफिक्र हो जाओ। क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन है ना, इतनी लंबी रेगुलेशन कौन याद करे। अभी तो तुमने स्टॉक एक्सचेंज का हाल नहीं देखा कि वो 10 नंबर का बोला है और उसके 5 चैप्टर बोले हैं कि पढ़ के आना, और मैनुअल क्लास होती है ना तो मैं स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाता ही नहीं क्लास में। अब ये ऑनलाइन क्लास है तो थोड़ा थोड़ा उसका ओवरव्यू दे दूंगा।
और स्टॉक एक्सचेंज के उसमें से ज़्यादातर फंक्शन ही आ जाते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन क्या है। और 5 चैप्टर उसने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज की जो बुक है ना उसके 5 चैप्टर पढ़ के आना। और वो इतने लंबे-लंबे 5 चैप्टर है, मैं बच्चों को कहता हूँ छोड़ो पढ़ा, जो है ना दफ़ाई करो इसको। तो लेकिन ऑनलाइन है तो उसमें तो मैंने करवाना ही है ना, फिर उसका ओवरव्यू थोड़ा-सा देना है। जैसे इसका यार थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दिया। तो क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इसमें से सिर्फ डेफिनेशन का ओवरव्यू लेना है तुम लोगों ने, कि डेफिनेशन जो होंगी आपने इनको कवर करना है। उसके बाद इसमें से और कुछ नहीं करना यार तुमने, फर्क करवाओ सर इन कंडीशन। ये मैंने जवाब दे दिया इसका, छुट्टी कर दें। हाँ बस 10 मिनट तक चलते हैं। कितने चैप्टर करने, कोई चैप्टर नहीं करना है सर। जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है डेली, उसके रेट कैसे डिसाइड होते हैं, कौन से मेथड यूज होते हैं। यार वो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी मेथड होता है वो प्राइसिंग का तरीक़ाकार वो डेली बेसिस पे चलता है। डेली बेसिस पे जो शेयर की वो ट्रेडिंग होती है, डेली बेसिस पे डिमांड बेसिस पे उनकी प्राइसिंग वगैरह जो है ना वो तय कर लेते हैं। डेफिनेशन एनबीएफसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटीज़ एक्ट। चलो बाकी ये देखते हैं एनबीएफसी की डेफिनेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की और सिक्योरिटीज़ एक्ट की तुमने कौन कौन सी करनी है। 1 मिनट में एनबीएफसी की भी डेफिनेशन देख लो। 1 मिनट में वो मैं एनबीएफसी जो है उसकी डेफिनेशन ले आऊँ। उसमें से क्या करना है, बल्कि उसको ओपन ही कर लिया जाए इस तरह करके स्क्रीन, और इस स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पे करके अच्छा इसकी डेफिनेशन में से तुमने क्या करना है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की डेफिनेशन में एसेट भी नहीं करना, एसेट मैनेजमेंट सर्विस ये भी नहीं करना, एसोसिएटेड कंपनी ये भी नहीं करना, ब्रोकरेज बिजनेस भी नहीं करना, सेंट्रल डिपॉजिटरी, क्लोज एंड फंड और क्लोज एंड स्कीम ये कर लेनी है तुमने। ये डेफिनेशन नोट कर लो, ये कर लेनी है। क्लोज एंड फंड क्या होता है? हाँ शबाज वही बता रहा हूँ मैं, शबाज ने भी बता दिया। सर क्लोज एंड स्कीम और कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन बहुत पूछ रहा है। तो क्लोज एंड फंड क्या है? क्लोज एंड फंड का मतलब है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट और ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो क्लोज एंड स्कीम में इन्वेस्ट करवाती है, ये हो गया क्लोज एंड फंड। और क्लोज एंड स्कीम फिर क्या हुई?
ये 3 नंबर की डेफिनेशन पूछ रहा है। क्लोज एंड स्कीम मीन्स अ collective investment scheme having specified period of maturity which does not continuously offer its certificate for sale to investors and entitles the holder of certificate to receive proportionate shares of the net assets of the close end scheme। कहता क्लोज एंड स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है और दोबारा बार बार इसमें से कहता फंडिंग नहीं करवाई जाती है, एक बार जो है इन्वेस्टमेंट हो जाती है। क्लोज एंड स्कीम का मतलब कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी और जो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके पास सर्टिफिकेट होते हैं, कहता सर्टिफिकेट के लिहाज से उसकी ओनरशिप वगैरह पता चल जाती है। तो क्लोज एंड स्कीम और इस सर्टिफिकेट और इस इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शनेट कहता है हिस्सा एसेट्स में होता है, इसको कहते हैं क्लोज एंड स्कीम। प्रिंसिपल थ्रेड सेफगार्ड, ये हो गया क्लोज एंड स्कीम। ये दोनों डेफिनेशन लाजमी कर लेना क्योंकि ये पेपर में पूछी गई हैं और ये पहले भी मुझे कई लोगों ने बताया कि ये पूछी गई हैं और इस बार भी पूछी गई। और जैसे कि मैंने कहा था कि यार वो फंड बना हुआ है और क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं तो ये उसी में से घूम घूम के आ रहे हैं। कोई 100-200 क्वेश्चन एक बार बनवा लिए हैं इन लोगों ने और वही बार बार वहीं से उठा उठा के दे रहे हैं। उसके बाद क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन नहीं करनी। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है ये देख लेना। मीन्स एनी अरेंजमेंट हुज सोल पर्पज इज द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन अ पोर्टफोलियो। कहता है कोई ऐसा पर्पज है जिसके लिए कलेक्टिव पोर्टफोलियो बना दें। Are other financial assets for profit, income, or other returns, and where the participants who have pooled their in fund do not have any day-to-day control over the management of the scheme, whether or not they have right to the consultant or to give the direction in respect of such management। collective fund scheme कहता है ऐसी फंड स्कीम जिसमें सब लोग पैसा इकट्ठा कर देते हैं और पर्पस सिर्फ इनका ये होता है कि प्रॉफिट मिलना। प्रॉफिट मिलना इनका पर्पस होता है, इनकम मिलना इनका पर्पस होता है। और जो इसके जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट में जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, जो लोग पैसा दे रहे होते हैं, इनका डिसीजन कुछ नहीं होता। इनकी जो होती है डिसीजन मेकिंग पार्ट और इनकी जो जो भी डिसीजन मैनेजमेंट में अफेयर्स इनके कुछ नहीं होते। बस इन्होंने शेयर्स वगैरह ले लेने हैं या फंड वगैरह ले लेने हैं। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने कल परसों मेरा एक मुझे दोस्त मिला था मेज़ान का, तो मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? वो कहता मेरी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम भी है। मैंने पूछा कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम है? कहता एक फ़ंड है इशू किया हुआ है, इस्लामिक फ़ंड है मेज़ान ने, उसके ना आप शेयर की ट्रेडिंग में करता हूँ। मैंने कहा वो शेयर ट्रेडिंग आप करते हैं तो क्या आपको वो आते हैं, क्या उसका नाम है जो मीटिंग के नोटिसेस वगैरह ये वो? कहता नहीं कोई ऐसा चक्कर नहीं, बस हमने फ़ंड में पैसे, हमारा इख्तियार है, हमने फ़ंड में पैसे डालने हैं और हमें डे टू डे प्रॉफिट बता दिया जाता है कि इतना प्रॉफिट हो गया है, इतना इतनी प्राइस हो गई है फ़ंड की, अगर मैंने बेचना है तो बेच दें। तो ये वो वाला फ़ंड है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कि आप हमें पैसे दें, बस हमसे प्रॉफिट का पूछें, ये ना पूछें कि मैनेजमेंट क्या हो रही है और पैसा कहाँ लग रहा है। उसके बाद ये डेफिनेशन कर लेना। इसके बाद तुमने करनी है कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन लाजमी कर लेनी है तुमने, क्योंकि ये भी जो है पूछता है डेफिनेशन तुमसे कनेक्टेड पर्सन कितने हैं। तो ये कनेक्टेड पर्सन अब तुमने सारे ही रटने नहीं बैठ जाना, तुमने कोई से 5 से जो दिल को अच्छे लगते हैं ना कनेक्टेड पर्सन, वो याद कर लेने हैं ताकि एग्जाम में कम से कम मैं 5 तो लिखूँ ना, क्योंकि 3-4 नंबर का ये क्वेश्चन होना है और ये 10 पॉइंट नहीं लिख के आ जाने, 3-4 नंबर लिख देना। कनेक्टेड पर्सन से क्या मुराद है? कहता है एनबीएफसी से कनेक्टेड पर्सन कौन होते हैं? कनेक्टेड पर्सन इन रिलेशन टू द एनबीएफसी। एनबीएफसी की तरफ से डेफिनेशन करने लगे हैं कनेक्टेड पर्सन की। इसका मतलब क्या होता है? मींस एनी पर्सन, नंबर 1 एनी पर्सन ट्रस्ट
any person or trust beneficially owing directly or indirectly 10% of more of the capital। ऐसा बंदा या ऐसा कोई ट्रस्ट जिसने एनबीएफसी के 10% या 10% से ज़्यादा के शेयर हेल्ड किए, यानी कि बेनिफिशियल ओनर हो गया एनबीएफसी का कोई भी, तो कहता है वो कनेक्टेड पर्सन होगा। एनी पर्सन, अजान हो रही है, मैं 2 मिनट के लिए खामोश हूँ। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा जी पर्सन एबल टू, कनेक्टेड पर्सन कौन सा होगा? एक तो वो पर्सन जिसके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 10% की परसेंटेज है। उसके बाद एनी पर्सन जो कि एबल टू एक्सरसाइज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 10% वोट मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन द एनबीएफसी। उसके बाद नोटिफाइड एंटिटी बीइंग मैनेज बाय द एनबीएफसी, वो एंटिटी जिसके ऊपर हमने नोटिस इशू किया कि आपका ताल्लुक है एनबीएफसी से। उसके बाद एन एन बी एफ सी मैनेजिंग आर नोटिंग नोटिफाइड एंटिटी। उसके बाद नोटिफाइड एंटिटी बीइंग मैनेज बाय द सेम एन बी एफ सी, आर ट्रस्टी आर कस्टोडियन ऑफ द नोटिफाइड एंटिटी। तो ये 3-4 यार नाम लिख देना इसमें, बस ये कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन हो जाएगी। और इसमें से डिपॉजिट, डिपॉजिट की डेफिनेशन देखनी है तुमने। डिपॉजिट मीन एनी डिपॉजिट ऑफ मनी विद आर
एनी मनी बोरड आर रेज्ड बाय द एनबीएफसी, और इसमें क्या नहीं शामिल, इसमें क्या नहीं शामिल, रिडीमेबल कैपिटल नहीं शामिल, फाइनेंस obtained फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एडवांसेस एप्लीकेशन फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ मनी। दो तीन लाइनें बस ये याद कर लेना कि डिपॉजिट में क्या नहीं शामिल बस। सरप्लस, लोन, उसके बाद फाइनेंस भी नहीं करना, फार्म्स ऑफ बिजनेस भी नहीं करने। अच्छा, ये फार्म ऑफ बिजनेस तो यार हमने देख लिया था ना उसमें कि कौन कौन सा बिजनेस रन कर सकती है। इंटरेस्टेड ग्रुप, ग्रुप का क्या मतलब है, ये भी नहीं करना। और इसमें हाँ, ओपन एंड स्कीम, ये क्वेश्चन बड़ा आता है, क्लोज एंड स्कीम क्या है, ओपन एंड स्कीम क्या है। ओपन एंड स्कीम, क्लोज एंड स्कीम में तो हमें पता है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर पर्टिकुलर पर्पस और पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसके बाद हमारा हर एसेट में जितना शेयर है हमें पता है। ओपन एंड स्कीम क्या है, मीना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये भी एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है विच ऑफर द यूनिट फॉर सेल बेस्ड ऑन द नेट वैल्यू ऑन द कंटिन्यूस बेसिस विदाउट स्पेसिफाइंग एनी ड्यूरेशन। कहता है ये भी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है और इसके यूनिट्स जो हैं फ्लोट होते रहते हैं। फ्लोट होते रहने का मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट्स इसके बिकते रहते हैं। तो विदाउट स्पेसिफाइंग द ड्यूरेशन ऑफ रिटेंशन, और इनमें कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि ये इन्वेस्टमेंट कब तक रहेगी। कहता है रिडम्पशन नहीं होती, बस इसमें यूज़र आते हैं, यूज़र चले जाते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, और जिसने जब तक इन्वेस्टमेंट रखनी रख लेता है। बस इसमें से ये डेफिनेशन करनी है, कनेक्टेड पर्सन, ओपन एंड, क्लोज एंड, और जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई डिपॉजिट वाली, ये बार बार पूछी जा रही है। उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कोड ऑफ एथिक्स में से प्रिंसिपल करने हैं चंद, थ्रेट्स करते हैं कौन से हैं, और उनसे बचने के लिए सेफ गार्ड क्या है, बस ये भी हो गया। क्लोज एंड कनेक्टेड पर्सन का पूछे जा रहा है। हाँ, 3 नंबर का डेफिनेशन आएगा, 2-3 लाइनें लिखनी है, और क्या लिखें फिर। 3 नंबर में सारे का सारा एक्ट तो नहीं ना लिख सकते बैठ के अब। एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें तुमने कौन सी डेफिनेशन करनी है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की ज़्यादा डेफिनेशन से नहीं आया कभी भी, कभी भी मुझे किसी ने नहीं बताया कि इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, जो मैंने बताया था इसकी जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, उसमें से आ रहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जो नहीं, इसकी डेफिनेशन में से कुछ नहीं करना तुमने। एंटी एएमएल की जो डेफिनेशन है ना, उसमें से तुमने कुछ भी नहीं करना। ओके हो गया। तो ये वो डेफिनेशन थी जो कि मैंने नहीं करवाई थी, अब तुम्हें करवा दी। और क्या रह गया। सिक्योरिटीज एक्ट,
सिक्योरिटीज एक्ट। अच्छा वो ना, शहबाज आजकल एक काम कर रहा है, जितने भी मेरे लेक्चर है ना उसमें मैंने बताया हुआ है, कंसाइज करवाया हुआ है कि यार ये बस एरिया करना है, ये करना है, और 26 तारीख का लेक्चर, और जो एरिया मैं कंसाइज कर दिया उसके ऊपर एक फ़ाइल बना रहा है, वो फिर तुम लोगों के साथ वो शेयर करेगा। बड़ी अच्छी मेहनत कर रहा है। तुमने पेपर में जाने से पहले सब कुछ छोड़ के उसको कर लेना है, बाकी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, लेकिन उन चीज़ों को तुमने बार बार करके जाना है। बैंक सेंट्रल डिपॉजिटरी कमीशन कंट्रोल कोर्ट। नहीं यार, इसकी डेफिनेशन भी नहीं करनी तुमने, इसकी भी डेफिनेशन नहीं करनी। सिक्योरिटीज एक्ट में से बस वो चीज़ें करनी है कि वो जो हो गया, जो मैंने रेगुलेशन पढ़ाई थी और इसको कंसाइज किया था, बस वही करना है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओके, अल्लाह हाफिज़।